वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात उस्मान बुज़दार साहब से और इसके अलावा जो अपोजिशन जमातों की अहम मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त, सियासी कशीदगी क्या आने वाले दिनों में देख रहे हैं? मंजरनामा सियासी क्या होगा आज के बाद? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक हद दर्जे कशीदगी है इस वक्त इस्लामाबाद और तमाम मुल्क में। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो है वो पुलिस और जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुन हैं उनके दरमियान, और उसमें फिर पीपल्स पार्टी के भी जो रहनुमा है वो भी हैं, दरमियान में मुस्लिम लीग नून के लोग, वो तो एक जो है वो आप समझें कि हाथापाई हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कशीदगी अरूज पे, और कशीदगी तो नहीं कहूँगा, मतलब आप कहें कि बदमज़गी और तलखी, और बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब की कल की जो तकरीर थी जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, मुखातिब किया था जरदारी साहब को, और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मौलाना साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। उसके बाद आज जो है वो पिछले कई घंटों तक तलखी बढ़ती रही यहाँ पे इस्लामाबाद में, और आज फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो उसका जवाब दिया, और वो जवाब भी तल्ख था, तलखी और बड़ी। और उसमें उन्होंने फिर खातून अव्वल के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो भी इल्ज़ामात थे। उसके बाद फिर उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, बहुत अहम फ़ैसला आया, और वो फ़ैसला ये था कि हंगामी हालात के बगैर हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकती। जी सर। अच्छा, अब इससे पहले ये बात चल रही थी कि शायद हुकूमत जो है ये पार्लियामेंट का सेशन कुछ आगे पीछे हो जाए, उसके नतीजे में जो अपोजिशन ने बुलवाया है कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दे। मैंने आज सुबह और कल यहाँ पर बात चल रही थी कि शायद सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, ठीक है। और सिंध की जो हुकूमत है उसको इन दिनों में, क्योंकि उसमें गवर्नर राज में फिर ये होता है गवर्नर रूल में कि 30 दिन या 60 दिन, ये जो भी उसका होता है, तो उस वक्त तक सिंध हुकूमत जो है वो पैरालाइज हो जाए। ये बात भी यहाँ चल रही थी। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के बाद मैं नहीं जानता कि वो हंगामी सूरत हाल के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, ऑर्डिनेंस नहीं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में शायद क्या हंगामी हालात हैं, सिंध में नहीं हैं। तो एक मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे मामलात इस्लामाबाद में ऐसे हैं जो कशीदगी की तरफ लेके जा रहे हैं सूरत हाल को। और शेख रशीद साहब ने कहा कि हम डी चौक पे जश्न मनाएंगे और जो घेराव करेंगे उन लोगों का जो पीटीआई के लोगों का। मुझे नहीं पता कि उनका स्टेटमेंट ये क्यों था। फिर ये बात चल गई कि जी वो जो अरकान है वो वोट नहीं डाल सकते जो उस तरफ जाएंगे, हुकूमत की तरफ से ये बात हुई। फिर जो मुख्तलिफ अपोजिशन के रहनुमा थे और माहिरीन कानून थे उन्होंने कहा था जुर्म होने से पहले कैसे पकड़ा जा सकता है। तो एक आप समझें कि मुख्तलिफ सतह पे एक्सट्रीम कशीदगी है, और ये उस वक्त हो रही है जब कारकुन पहुंचे हुए हैं, सारे ही जो MNAs हैं और MPAs हैं, और यानी सारी एक्टिविटी इस्लामाबाद यहाँ पे तनाव है बदकिस्मती से उस वक्त, और रियासत जैसे रुकी हुई है, बिल्कुल रियासत के मामला ठप हुए हैं। जो असल मामला हैं रियासत के, मुझे नहीं पता DG या SP अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम सुन लेंगे, लेकिन रियासत के जो मामला हैं वो बिल्कुल रुक गए एक जगह जाके। और वो मामला इतनी संगीन मरहले पे रुके हैं जहां पर आज तुर्की में जो बड़ी उम्मीद थी इस बात की कि जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, हॉट वॉर, ये कोल्ड वॉर नहीं है, ये हॉट वॉर है। और अब कोल्ड वॉर का तस्वुर शायद वैसा नहीं है जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ था। कोल्ड वॉर चल रही थी तो कहीं फौजें आमने सामने नहीं आई थी। अब कोरिया को या क्यूबा में तो टल गया था मामला, बाकी वियतनाम में या अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज के थ्रू ही लड़ाई हुई थी ना। तो फौजें तो आमने सामने नहीं आती सुपर पावर्स की, बड़े मुल्क एक दूसरे के सामने फौजें लाने से इज्तनाब करते हैं। कोरिया को किसी हद तक, ग्रेनाडा को किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन छोटे ऑपरेशंस, बड़ी जगहों पे फौजें हैं। तो यहां तो हॉट वॉर से ही स्टार्ट हो गया किस्सा, जो रशिया और यूक्रेन का मामला है। तो वो एक उम्मीद थी कि तुर्की के अंदर शायद आज जो इस पूरे जब से ये शुरू हुआ है यूक्रेन और रशिया का मामला, तो पहली दफ़ा इससे पहले
लो लेवल पे डेलीगेशन मिलते रहे बेलारूस की सरहद पे। लेकिन आज ये हुआ है कि अनातोलिया में एक मीटिंग हुई जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान हुई और नाकाम हो गई। नाकाम हो गई। तो अब इसके बाद जो है वो एक जो उम्मीद थी कि कोई सीज फायर हो जाएगा, कोई जंग, और जंग चली गई अब अगले मरहले पे, और ये मरहला है खतरनाक और संगीन, क्योंकि दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, यानी 15 दिन के बाद पहली हाई लेवल टॉक्स हुई, और उस वक्त टॉक्स हुई जब ऑलरेडी आज ये भी खबरें आई कि बॉम्बिंग हुई है एक हॉस्पिटल की, और उसकी इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी है रशिया ने कि एक कैसे बॉम्बिंग हुई है, और उसमें, और ये उस वक्त हो रही है 4-5 वाकयात। कैमला हैरिस पोलैंड पहुंची हैं, पोलैंड में गुफअप हो गया बहुत बड़ा। गुफअप क्या हुआ है कि पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि जी हम जो हैं वो पोलैंड से जहाज भेजेंगे, पोलैंड के थ्रू जहाज जो है यूक्रेन में जाएंगे। जहाज पोलैंड ने भी खुश हो गया, पोलैंड ने कहा बहुत अच्छी बात है, जो है इसको हम, अब ऐसा है कि वो जो मिग 25 से आ रहे हैं, अपने मिग 29 से आ रहे हैं जो सोवियत दौर के हैं, वो ऐसा है कि हम भेज देते हैं यूक्रेन, और यूक्रेन हम भेजेंगे जर्मनी के थ्रू, और जर्मनी के थ्रू वहां चले जाएंगे और हम आपसे F-16 तैयारी ले लेंगे। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कह दिया ठीक है। यहां जो सबसे बड़ा गुफअप हुआ है ना, मुझे नहीं पता कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के अंदर आपस में क्या फंडा हुआ है, लेकिन बज़ाहिर जो चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि देखें, जो आखिरी हमारी स्लाइड है कि ब्लिंकन ने कहा कि यूएस इज आइंग वेज फॉर पोलैंड टू सप्लाई जेट्स टू यूक्रेन। ब्लिंकन ने कह दिया कि हम देख रहे हैं, दे देंगे आपको। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा यूएस लुकिंग एक्टिवली एट हेल्पिंग सप्लाई यूक्रेन विद फाइटर जेट्स। ब्लिंकन से, ये 4 दिन पुराने मैं आपको अखबार दिखा रहा हूं, ये मैं 6 मार्च से अखबार दिखा रहा हूं कि ब्लिंकन ने कह दिया हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और फिर सीबीएस न्यूज में आपको दिखाता हूं, ब्लिंकन सेज नेटो कंट्रीज हैव ग्रीन लाइट टू सेंड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। उसके बाद उन्होंने कहा कि नेटो हो गया। अब उसके बाद अभी क्या सूरत हाल बनी कि राइटर्स कह रहा है कि जर्मनी इज नॉट सेंडिंग वॉर प्लेन्स टू यूक्रेन, सेज शोज, जो उनके जो हमारी 18वीं न्यूज है। अच्छा, उसके बाद जो है वो, यानी हम तो नहीं भेज रहे, ये उन्होंने कह दिया। उसके बाद जो है वो बाकी मुल्कों ने भी एक एक करके, ये बात मैं कल भी कह चुका हूं, और क्या वो यूक्रेन तो नहीं भेज रहे जहाज, यूक्रेन जहाज भेजने मना कर दिया, यूक्रेन जहाज भेज भी नहीं सकते, ये जहाज जो है ये यूक्रेन तो नहीं जा रहे। अच्छा, अब इसमें तो एक तो ये गुफअप हुआ, और बदकिस्मती से जब भी कहीं गुफअप होता है बहुत बड़ा, तो वहां पर फिर कैमला हैरिस होती है इत्तेफाक से। तो नायब सदर जो है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, वो पोलैंड गई, लेकिन वह पोलैंड के अंदर एक अजीब सा मसला कि जी वो मिग 29 तैयारे भेजने या नहीं भेजने। देखिए, और कल जो है वो मैं नहीं जानता इस बात के ऊपर कितनी वर्किंग की है इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट ने, और चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट को तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि चाइना तो अपनी पोजीशन पे खड़ा है, बल्कि इस पूरे अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे मामले में अगर कोई नेट गेनर है तो चाइना है, ठीक है। चाइना का कोई इस वक्त इशू, एक तो ये कि चाइना ने रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे ज्यादा हो गई है, ठीक है। रशिया जो है वो मुकम्मल ऑयल पाबंदियां, माशी पाबंदियां, तो चाइना के साथ वो कर रहा है। चाइना वाहिद इस वक्त, इसराइल फेल हुआ, तुर्की फेल हो गया मीडिएट करवाने में आज, सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट नहीं लिया, बाइडन की कॉल नहीं उठाई, यूएई ने कॉल नहीं उठाई बाइडन की। अब सुलह कौन करवाएगा? प्रेसिडेंट मोदी के ताल्लुकात जो हैं वो यूक्रेन से भी हैं और रशिया से भी हैं और बाइडन से भी हैं, लेकिन इंडिया जो है वो चूंकि एक तरफ झुकाव ऑलरेडी अपना दिखा चुका है, तो फिर वो दरमियान में उसका इशू है। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ एक ही मुल्क शायद सुलह करवा सकता है, और वो है चाइना। और चाइना कैसे करवाएगा हम नहीं जानते, और कब करवाएगा हम नहीं जानते।